हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 की तरफ हैं। कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि उसके जो बेसिक फंडामेंटल थे प्रोबेबिलिटी को लेकर, वो हमने डिस्कस किए थे आपसे। गाइस, आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक्स की तरफ जो रिलेटेड टू योर चैप्टर है। ओके गाइस, लेट्स सी। देखिए गाइस, बात समझते हैं प्रोबेबिलिटी को लेकर। आप लोगों से हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, इस प्रोबेबिलिटी में जो आपके पास जो केस होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, वो 3 तरह की अप्रोच होती है। समझ में आई बात? प्रोबेबिलिटी की 3 टाइप की अप्रोच है। कितने टाइप की अप्रोच है? 3 टाइप की अप्रोच है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्क करती है। पहली अप्रोच जो आप लोग डिस्कस करेंगे आपसे हम लोग, गाइस, जो पहली अप्रोच होती है वो होती है क्लासिकल अप्रोच। ठीक है ना? क्लासिकल अप्रोच का सेंस क्या होता है? देखिए, क्लासिकल अप्रोच में हम लोग फॉर्मूले पर डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं हम लोग? फॉर्मूले पर। जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, उन पे डिपेंड होते हैं हम लोग। किस पे? क्लासिकल अप्रोच में। क्लासिकल अप्रोच में हम लोग किस पे डिपेंड होने वाले हैं? फॉर्मूले पर। वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, उस पॉइंट को समझते। देखो, फॉर्मूले आप लोगों ने आई होप समझे भी थे। जब मैं आपसे बात करता कि ई बी एन इवेंट और मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी गेट करनी थी, तो आप बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आई होप गाइज ये समझ में आ गया होगा आपको, जो हमारे पास फॉर्मूला होता था। तो जो कंडीशंस फॉर्मूले पर डिपेंड होती है, उसे हम लोग क्लासिकल अप्रोच में यूज करते हैं। किस में यूज करेंगे? क्लासिकल अप्रोच में। बात करते हैं नेक्स्ट अप्रोच की। जो नेक्स्ट अप्रोच है आपके पास गाइज, वो ये है इंपेरिकल अप्रोच। इंपेरिकल अप्रोच गाइस, जो इंपेरिकल अप्रोच होती है, ये बेस्ड ऑन होती है एक्सपेरिमेंट के। किस पे डिपेंड करती है? एक्सपेरिमेंट के। तो गाइस, ये डिपेंड किस पे करती है? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। किस पे डिपेंड करेगी? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट पे। जो कंडीशन एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है, उसे हम बोलते हैं इंपेरिकल अप्रोच। क्या बोलेंगे आप उसे? इंपेरिकल अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल बेस, मैंने कहा कि मैंने एक कॉइन को टॉस्ड किया है 1000 टाइम्स। कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स। ठीक है गाइस, मैंने कहा इसमें जो है, जब मैं कॉइन को 1000 टाइम टॉस करता हूं, तो उसमें जो मुझे हेड गेट होता है वो 500 टाइम्स गेट होता है। कितने गेट होता है? 500 टाइम्स। तो एक्सपेरिमेंट हो गया ये भाई। मैंने कहा मैं किसी कॉइन को 1000 टाइम टॉस करके उसमें से मैं 500 टाइम्स गेट कर रहा हूं। किसको? हेड को। तो यानी क्या है? एक एक्सपेरिमेंट ही तो है। यानी मैंने इतनी बार इसे ट्राई किया और इतनी बार ट्रायल करने पर मुझे क्या मिल रहा है कि 500 टाइम्स क्या मिल रहा है? मुझे हेड मिल रहा है। तो ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। इसकी हेल्प से जो मैं प्रोबेबिलिटी गेट करूंगा, उसे बोलते हैं इंपेरिकल के कंडीशंस में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। यानी गाइस, इसका सेंस हो गया कि 500 इज डिवाइडेड बाय 1000। ये है आपके पास इंपेरिकल अप्रोच की हेल्प से प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना। मैंने कहा था ना, इसकी 3 अप्रोच होती है। फर्स्ट अप्रोच क्लासिकल अप्रोच, जो फॉर्मूले पर बेस्ड ऑन होती है। जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है इंपेरिकल अप्रोच, जो बेस्ड ऑन होती है एक्सपेरिमेंट पर। एक होती है थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच गाइस डिपेंड करेगी आपके यहाँ पर ऑक्सियोमेटिक अप्रोच। क्या होती है गाइस? समझेंगे। ऑक्सियोमेटिक अप्रोच आप उसको कॉल करते हैं जो रूल्स को फॉलो करे। जो किसको फॉलो करे? रूल्स को फॉलो करे। ठीक है, जो रूल्स पे डिपेंड होती है। क्योंकि देखो, ऑक्सियोमेटिक में ऑक्सिम वर्ड हो रहा है, और ऑक्सिम किस पे डिपेंड होता है? रूल्स पे डिपेंड होता है। जो कंडीशन ऑक्सिम्स यानी जो रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करती है, तो वो कंडीशन किसके अंदर आती है?
ऑक्सियोमेटिक अप्रोच के अंदर आती है। किसके अंदर आएंगे? ऑक्सियोमेटिक अप्रोच। यानी पहली अप्रोच क्लासिकल अप्रोच, जो किसके ऊपर डिपेंड होती है? बेस्ड ऑन फॉर्मूले। जो सेकेंड अप्रोच होती है उसे बोलते हैं इंपेरिकल अप्रोच, जो बेस्ड ऑन होती है आपके पास एक्सपेरिमेंट। एंड जो थर्ड आपके पास अप्रोच होती है उसे बोलते हैं ऑक्सियोमेटिक अप्रोच, जो डिपेंड करती है रूल्स को। यानी जो रूल्स को फॉलो करेगी वो किस में जाएगी? ऑक्सियोमेटिक अप्रोच में जाएगी। गाइस क्लियर हो गई होगी बातें? तो यानी रूल्स किस टाइप का? जैसे पहला रूल भाई आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था, किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होती है। दूसरा पॉइंट, किसी भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट की और नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यदि इस तरह के जो रूल्स होते हैं उनको जो फॉलो करते हैं हम लोग, जब इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो यानी कौन सी अप्रोच में काम करेंगे हम लोग? ऑक्सियोमेटिक अप्रोच में काम करेंगे। जब हम लोग फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो हम किसके अंदर अप्रोच बना रहे हैं? क्लासिकल अप्रोच के अंदर बना रहे हैं। जब हम बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट में काम करेंगे तो हम लोग किसके अंदर वर्क कर रहे हैं? इंपेरिकल अप्रोच के अंदर वर्क कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी बच्चों ये जो कॉन्क्लूजन है गाइस, वो क्या है? कॉन्क्लूजन है कि हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में समझा था। पहले लेक्चर में हमने यही समझा था कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने समझा कि प्रोबेबिलिटी की क्या क्या और अप्रोच हो सकते हैं, यानी हम प्रोबेबिलिटी और किस तरह से और बेहतर समझ सकते हैं, यानी इसके कितने काइंड्स बन सकते हैं, ये हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया गाइज। ओके गाइज, अब बात करते हैं हम लोग सैंपल स्पेस के बारे में। ओके गाइज, लेट्स सी। ओके गाइज, अब बात करते हैं सैंपल स्पेस को लेकर। गाइज समझेंगे सैंपल स्पेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनको सेट में रिप्रेजेंट करना ही क्या कॉल किया जाएगा? आपके पास एक सैंपल स्पेस को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? सैंपल स्पेस को। किसको? जब हम किसी ऑल पॉसिबल आउटकम्स को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसे आप क्या कॉल करते हैं? सैंपल स्पेस कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे? सैंपल स्पेस। गाइस फॉर एग्जांपल, डाई इज थ्रॉन। आपने एक डाई को थ्रॉन किया है, ठीक है ना। डाई को क्या करते हैं? आपने थ्रॉन किया है। जब आप एक डाई को थ्रॉन करते हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं आपके पास? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आई होप 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। गाइस इन्हीं पॉसिबल आउटकम्स को सेट में रिप्रेजेंट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो आप इसे कॉल करेंगे सैंपल स्पेस। क्या कॉल कर देंगे इसे हम लोग? सैंपल स्पेस। जब हम किसी ऑल पॉसिबल आउटकम्स को सेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे हम लोग कॉल करते हैं सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक बातें आपको क्या होगी? क्लियर होगी होंगी। ठीक है गाइस, बात करते हैं सैंपल स्पेस के अंदर आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है यार? इवेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है गाइस? सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का सबसेट। मैंने कहा था ना कि जब आप इवेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे हो वहाँ बेसिक में, तो कहा था जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं सभी क्या होते हैं? वे इवेंट होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के। एम आई राइट? अब हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें इन सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग। गाइस जब हम लोग सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं तो वहां पे हम देख रहे हैं कि ई जो है वो सबसेट है किसका? एक सैंपल स्पेस का। इट मीन्स मैं यहां से कोई भी कंडीशन को पिक कर लूं। भाई कम्स अप 4, कम्स अप 6 डाइस के जो फेस पर कितना गेट हो रहा है आपको? मैंने कहा 4 गेट हो रहा है, मैंने कहा 3 गेट हो रहा है। ये क्या है? सब इसका एक इवेंट है। यानी मैंने कहा इवेंट जो मेरे पास बना है वो कम्स अप क्या आना चाहिए? मैंने कहा 3 आना चाहिए। ऊपर जो फेस पर डाई पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ये 3 है। क्या ये 3
जो सेट बनाया है ये क्या सेट इसका सबसेट नहीं है सैंपल स्पेस का। क्यों? क्योंकि जो 3 लिया गया है वो किस में से लिया गया है, इस डाई के सैंपल स्पेस से तो लिया गया है। तो यानी गाइज आज के बाद ध्यान रखेंगे कि जो सैंपल स्पेस होता है वो सभी पॉसिबल आउटकम्स का सेट होता है और उस सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है यानी ई जो है वो सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का, उसे हम कॉल करते हैं इवेंट। जैसे गाइज एक बात करूं, आपकी पूरी की पूरी एक फैमिली, ठीक है, वो होगी एक सैंपल स्पेस के सेट के अंदर। उस फैमिली के 1 या 2 बंदे, आप एक पर्सन आप हो गए, एक सिस्टर हो गई या आप खुद ही, तो आप क्या बोले जाएंगे, उसके एक इवेंट बोले जाएंगे। अब आगे होगी आई होप कहानी समझ में, ठीक है ना। तो इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। गाइज यहाँ तक क्लियर होगी बातें, आई होप। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में। गाइज समझते हैं क्या। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आप उसको कॉल करेंगे जहां पर कोई भी 2 इवेंटों के इंटरसेक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, फाई के इक्वल आ जाती हो। किसके इक्वल आ जाती हो गाइस, फाई के इक्वल आ जाती है। तो आप उसे क्या कॉल करने वाले हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि हम बात कर रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की तो वहाँ पे 2 इवेंटों के इंटरसेक्शन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, फाई के इक्वल हो जाती है। तो आप उसको कॉल कर देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। गाइज लेट्स सी, समझते हैं फॉर एग्जांपल बेस। गाइज मैंने कहा कि आपने अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है। तो आपके पास कंडीशंस होगी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ओके गाइज, बात समझ में आ गई होगी यहां तक। तो गाइज आपके पास ये जो गेट हुआ ये दिस इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस गेट हो गया। मेरे पास 2 इवेंट है, सपोज दैट एक इवेंट मैंने कह दिया ए जिसमें मैं गेट करना चाह रहा हूं कि गेटिंग एग्जैक्ट गेटिंग 1 हेड, आपको 1 हेड गेट हो रहा हो, ठीक है ना। और मैंने जो दूसरा इवेंट लिया है बी, उसमें मैं चाह रहा हूं कि गेटिंग एग्जैक्ट 2 टेल, मैं ये चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो बात समझेंगे गाइस। देखिए जो ये वाला आपके पास है जिसमें आपको 1 हेड चाहिए, गेटिंग 1 हेड, तो उसका केस क्या बन सकता है, यानी इसके अंदर क्या एलिमेंट हो सकते हैं सेट के अंदर। देखिए गाइस 1 हेड क्या हो सकते हैं, हेड टेल या टेल हेड। ओके गाइस, यहां पे देखिए आपने कहा गेटिंग एग्जैक्ट 2 टेल, जिसके अंदर केवल 2 टेल आ रहे हो। आई होप इस ऑल पॉसिबल में 2 टेल केवल ये लिखे हुए हैं। ओके गाइस, इट मीन्स जो बी आपके पास आ गया वो कितना गया, टेल टेल आ गया। तो मुझे ही बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आई होप कितना गेट हो रहा है, 5। तो दिस इज कॉल्ड ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या कॉल करने वाले से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आई होप गाइज इसे आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब गाइस बात करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में। ओके गाइस, देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, गाइस एग्जॉस्टिव इवेंट्स इस टाइप का होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल बेस आपको बात करता हूं जिसमें कोई भी सारे इवेंट्स हो गए, बहुत सारे इवेंट हो गए सैंपल स्पेस में से, उन सभी सैंपल स्पेस के जो तुम्हें इवेंट गेट हो रहे हैं उन इवेंटों का यदि मैं क्या कर दूं, यूनियन कर दूं, तो वो यूनियन गेट होके मुझे क्या मिलना चाहिए, एक सैंपल स्पेस मिलना चाहिए। यदि मुझे उन सभी इवेंटों का यूनियन करके सैंपल स्पेस गेट हो गया तो गाइज हम बोल सकते हैं उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या कॉल कर सकते हैं गाइज उसे हम लोग, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आई होप यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी जो सैंपल स्पेस होता है आपके पास से कितने भी इवेंट्स हो
उन सभी इवेंटों का यूनियन क्या आना चाहिए, एक सैंपल स्पेस आना चाहिए। यदि वो सैंपल स्पेस आ गया तो आप क्या कॉल कर सकते हैं उसे गाइस, आप उसे कॉल कर सकते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी एक एग्जांपल की हेल्प समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है गाइस, अब आपको समझेंगे। सपोज दैट, फिर से वही एक रूल्स, आपने कॉइन को टॉस करने पर जो सैंपल स्पेस है, आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया, सेम एक केस है, सेम एज इट इज, ठीक है। आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है गाइस। अब आपको करना क्या है, मैंने इसके 2 इवेंट लिए। मैंने कहा पहला इवेंट है एटलीस्ट 1 हेड, और दूसरा इवेंट है गाइस मेरे पास एग्जैक्ट 2 टेल। ओके गाइस, तो बात समझते हैं पहले वाले इवेंट के केस को। फर्स्ट वाला जो इवेंट लिखा हुआ है ए में क्या गेट होने वाला आप मुझे बताइए। ए में गेट होने वाला है एटलीस्ट 1 हेड। 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड आ सकते हैं, 2। तो इट मीन्स क्या क्या गेट हो सकता है, हेड टेल, टेल हेड एंड हेड हेड। दूसरा मैंने इवेंट लिया बी, एटलीस्ट एग्जैक्ट एट एग्जैक्ट 2 टेल। आपको क्या चाहिए, 2 टेल चाहिए। जब आपको 2 टेल चाहिए, एग्जैक्ट 2 टेल, तो यदि एटलीस्ट 1 हेड है तो आपने केस बना दिया। गाइस एग्जैक्ट 2 टेल चाहिए, एग्जैक्ट 2 टेल, तो क्या चाहिए, ओनली टेल टेल। इन दोनों का यूनियन कर दीजिए, ए यूनियन बी, तो क्या गेट होगा गाइस, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड एंड टेल टेल। दिस इज कॉल्ड ए, क्या कॉल किया जाएगा बेटा, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स उसको कॉल करते हैं जब इवेंटों का इंटरसेक्शन 5 गेट हो जाए, उसे आप कॉल करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स उसको कॉल करते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा इवेंटों के यूनियन किसके इक्वल आ जाए, सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है, तो उसे आप कॉल करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट गाइस। आई होप ये बातें भी आपको क्लियर हो गई गाइस। ओके गाइस, अब बात करते हैं आपके सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पॉइंट को डिस्कस करना है। आइए लेट्स सी चेकलिस्ट देखते हैं आपके यहाँ पे। देखिए गाइस, जो आपके यहाँ पे जो चेकलिस्ट है, जो आपके यहाँ पे टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेकर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दूसरा पॉइंट है आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट थ्योरम। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास थर्ड, टोटल थ्योरम्स एंड बायस थ्योरम। एंड गाइस नेक्स्ट पॉइंट है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जो 5th पॉइंट है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस देखिए, आपके जो सिलेबस में अब टॉपिक रह गए हैं वो क्या क्या रह गए हैं। आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट थ्योरम है गाइस, टोटल थ्योरम एंड बाइस थ्योरम है आपके पास गाइस। आपके पास रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ये कैंसिल हो चुका है क्योंकि इसमें से मीन्स एंड वेरिएंस कैंसिल कर दिया गया है। बस उसमें क्या रह गया, बेसिक रह गया रैंडम वेरिएबल का। क्लियर होगी बात है, वो मैं आपको नॉर्मली बता दूंगा कि क्या होता है, बट ये ध्यान रखेंगे इसमें से जो इसका मीन एंड वेरिएंस थे वो पूरा खत्म कर दिया गया है रैंडम वेरिएबल का। गाइस क्लियर होगी बातें यहाँ तक। बाइनोमियल थ्योरम डिस्ट्रीब्यूशन पूरा टॉपिक उन्होंने खत्म कर दिया है यहाँ से। ओके गाइस, तो आप देख लीजिए, आपको आपके सिलेबस में जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है उसमें क्या टॉपिक्स आपको अब स्टडी करनी है। ओके गाइस, तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट्स सी गाइस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या वर्क करते हैं। गाइस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारा मेन मोटो क्या होता है, आपके पास कोई 2 इवेंट होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं बिल्कुल सेम सैंपल स्पेस से। किससे एसोसिएटेड होंगे, विद द सेम सैंपल स्पेस। ये दोनों के दोनों इवेंट जो होते हैं, कोई 2 इवेंट होते हैं जो कि ये एसोसिएटेड होंगे विद द सेम सैंपल स्पेस से। तब उस कंडीशन में यदि मुझे कंडीशनल
प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ए इवेंट की, तो मैं तभी फाइंड कर पाऊंगा जब मेरे पास बी वाला इवेंट हैज़ बीन अकर्ड हो रहा हो, यानी ये मुझे मिल रहा हो। ओके गाइस, यदि मेरे पास कंडीशंस क्या है, आपके पास दो इवेंट होंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपके पास दो इवेंट है, वे दो इवेंट में से कह रहा है कि एक इवेंट हो चुका है, उसके होने से दूसरे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। अरे अब कहानी समझ पकड़ पा रहे हो ना बात, तो कहना क्या चला। उसने कहा मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता, कब, जब ये वाला इवेंट हो चुका हो, यानी वो डेफिनेटली आपको एक इंडिकेट करेगा कि बेटे कि क्वेश्चन में आपको ये डिफाइन कर देगा कि आपके पास ये भाई इवेंट हो गया है, इसके होने पर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बता। यानी आपसे क्या कहा उसने, आपसे कहा कि भाई ये आपके पास कोई ए इवेंट और एक बी इवेंट है, उसमें से क्या क्या उसने बी वाला इवेंट जो है वो हो चुका है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसके होने पर मुझे ए वाले इवेंट की क्या बता, प्रोबेबिलिटी बता, ये मुझे फाइंड करना हो। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब आपके पास इस तरह कंडीशन होती है तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी कहना क्या चाहा उसने, आपको कहा कि उसने कि कोई दो आपके पास इवेंट है जो कि एसोसिएटेड थे कि सेम सैंपल स्पेस से, उस कंडीशन में मुझे ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। मुझे किसको फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है, किसकी हेल्प से, जब बी वाला इवेंट हैड हो चुका हो, यानी ये कंप्लीट हो चुका हो। जब ये कंप्लीट हो गया हो तो इसके अकर होने पर तो मुझे क्या कह रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आई होप अब आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा गाइस, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इसकी कंडीशंस क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है ना, बी के अकर होने पर ए की प्रोबेबिलिटी क्या गेट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। गाइस ये होती है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोबेबिलिटी कंडीशनल बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर होगी कब, जब बी अकर हो चुका हो, बी के अकर होने पर ए की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी हो। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, बाई चांस आपके एग्जाम में मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो बी की क्या फाइंड करनी हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, इसका मतलब क्या होगा, वहां पे ए हो चुका होगा। यदि ए हो चुका है तो ए के होने पर बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये है आपके पास जब दो इवेंटों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हो, यानी एक के होने पर दूसरे की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हो, तो वहाँ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप इसकी आइडेंटिटी जो इसकी पहचान थी वो आपको क्लियर होगी गाइस। चलते हैं इसके एक एग्जाम्पल की तरफ, लेट्स सी। एक डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम्स इज एन odd number, what is the probability that it is prime? गाइस आपसे उसने क्या कहा है, गाइस उसने ये कहा कि एक डाई है, इसको रोल किया जा रहा है, रोल मतलब थ्रॉन किया जाएगा, फेंका जा रहा है, कि जिससे इफ द आउटकम्स इज एन ऑड नंबर, आपको क्या चाहिए उसमें, एक आउटकम जो चाहिए आपको, एक ऑड नंबर का आउटकम चाहिए। What is the probability, यानी इसकी और नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब इट इज प्राइम, जब क्या हो चुका हो, उस डाई पर आपको प्राइम नंबर गेट हो चुका हो। ओके गाइस, तो गाइस कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चंस के अंदर, आपसे ये बात करना चाह रहा है गाइस कि आपको एक डाई को रोल करना है। जब आपको पता है एक डाइज रोल होती है, तो गाइज आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो 1 2 3 4 5 6 गाइज ये होगा। आपके पास दो इवेंट है, पहला इवेंट मैंने कहा कि आपको जो गेट होता है, गेटिंग एन ऑड नंबर। ओके गाइज, गेटिंग एन ऑड नंबर। और बी जो आपको गेट होता है वो क्या होता है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। ओके गाइस, तो आप एक बात बताइए,
गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर के हमें गेट होने की क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बता बेटा गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर कितने हैं इसमें, ए वाले इवेंट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओड नंबर कौन कौन से, 1 3 5। आपके पास जो बी इवेंट दिया उसने गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से और सेल्फ से डिविजिबल होते हैं, यानी 2 3 5। ओके गाइस, दोनों का कॉमन बता दीजिए कितना है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है गाइस, 3 और 5। ओके गाइस, अब बात समझेंगे गाइस, बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गाइस देखिए, आपके पास एक डाई को आपने क्या किया गाइस, रोल किया है, थ्रॉन किया है, उसमें से मेरे पास बी को गेट करने के जो इवेंट मुझे गेट हुआ है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है 2 3 5। एम आई राइट। प्रोबेबिलिटी क्या हुई इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी बतानी मुझे, क्या बतानी है बी की प्रोबेबिलिटी बताना। भाई कितने एलिमेंट से, 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट में से, 6 एलिमेंट में से, तो कितना हो गया 3/6। इट मीन्स गाइस 1/2। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, इसी टाइप से मुझे दोनों के इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। दोनों का इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइस 1/3। आई होप ये भी क्लियर हो गया। आपसे क्या पूछा था, उसने कहा था भाई मुझे जो पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बता कि जब मुझे ओड क्या हो रहा हो, सॉरी मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बता जब मेरे पास प्राइम हो चुका हो तो प्राइम के होने पर ओड नंबर आपको गेट हो रहा हो। ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि प्राइम हो चुका, तो प्राइम के होने पर किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, ओड नंबर के गेट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है गाइस। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आपने प्राइम के गेट होने की प्रोबेबिलिटी गेट कर लिए, उनके दोनों के कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी गेट कर लिए। अब गाइस क्या करना है, आप प्रोबेबिलिटी गेट करनी है जब बी इट हैज बीन अकर्ड। ओके गाइस, तो देखिए गाइस कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इट मीन्स दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो गाइस कितनी गेट हो गई 2/3। दैट्स रिक्वायर्ड योर कंडीशंस। आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा गाइस। एम आई राइट। अब गाइस समझते हैं, ये तो था फॉर्मूला बेसिस। अब इसमें देखना बहुत सारी कहानी समझाऊंगा अब आपको, इसका बेसिक तैयार करना आपका। अब देखिए ध्यान से समझेंगे कहानी बेटा, कि जैसे प्रोबेबिलिटी में आपने एक प्रोसेस तो सीखा प्रोबेबिलिटी का कि जिसमें आउटकम्स आपको क्या कर रखे हो, डिफाइन कर रखे हो, यानी पॉसिबल आउटकम्स आपके पास हो और उसकी हेल्प से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रखी हो, तो आप ये पैटर्न अपनाते थे। ओके गाइस, अब यदि मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी का दूसरा पैटर्न क्या होता है कि कैसे आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं और क्वेश्चंस की जो बेसिक नीड है, जो उसकी मतलब कि डेप्थ नॉलेज है वो क्या है, समझो बेटा। मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी, तो देखो कैसे बताऊंगा गाइस, समझना बहुत ध्यान से। मुझे प्रोबेबिलिटी बी की बतानी थी। देखो गाइस 2 एक एलिमेंट है और 6 इसके पॉसिबल आउटकम्स है, तो 2 इस 6 पॉसिबल आउटकम में से कितनी बार आ सकता है, केवल एक बार आ सकता है, तो कितना हो गया 1/6। कॉमा का मतलब होता है प्लस, प्लस 3 कितने टाइम आ सकता है 1 टाइम, तो कितनी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। 5 कितने टाइम आ सकता है 1 टाइम, तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो टोटल कितनी होगी इसकी 3/6। आई होप गाइस ये लिखे भी। अब बात क्लियर हो गई होगी, कितना गेट हो गया 1/2। ध्यान रखेंगे कॉमा का मतलब होता है प्लस। सेम मुझे इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो कैसे निकालता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे गेट हो रही है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 3 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि 3 डाई के अंदर 1 टाइम आता है। 5 डाई के अंदर कितने टाइम आता है 1 टाइम, 1/6। कॉमा मतलब प्लस, तो कितनी गेट होगी 2/6। आई होप गाइस देखिए ये लिखी हुई। तो बात समझ में आ गई। चाहे आप एज योर चॉइस इस तरह से सॉल्व कर लीजिए कंडीशंस को, चाहे एज योर चॉइस डायरेक्ट फेवरेबल आउटकम्स इज डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स से यूज कर लीजिए। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कंडीशनल की, जब एक इवेंट गिवन हो और दूसरे की पूछी हो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गाइस। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गाइस। ओके गाइस, अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट एग्जांपल को, देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, उसने कहा कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए टॉसिंग अ कॉइन, इफ सॉज हेड टॉस इट अगेन, बट इफ इट सॉज टेल तो देन थ्रो अ डाई।
आपने इतना रीड किया, आई होप आपको सैंपल स्पेस बनाना समझ में आ गया होगा। उसने क्या कहा, आपके पास एक कॉइन है, आपने इस कॉइन को टॉस किया, टॉस करने पर आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। ओके गाइस, उसने कहा जैसे ही कॉइन पर क्या गेट होता है, आपको सॉज होता है हेड, तो आप टॉस करेंगे इट अगेन, इसे दोबारा क्या कर देंगे, टॉस कर देंगे, क्या करेंगे, दोबारा टॉस करेंगे, दोबारा टॉस करेंगे, दैट मीन्स इसे ये हेड आ जाएगा और ये टेल गेट हो जाएगा आपको। ओके गाइस, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। उसने कहा जैसे ही आपके पास टेल आता है, तो टेल के केस में क्या होगा, इट सॉज टेल, तो देन थ्रो आ डाई, तो आप क्या करेंगे, डाई थ्रो कर देंगे, यानी टेल है तो सर आप एक डाई थ्रो करने वाले, डाई थ्रो करेंगे, यानी आपके पास 1 भी गेट, 2 भी गेट, 3 भी गेट, 4 भी गेट, 5 भी गेट एंड 6 भी गेट हो जाएगा गाइस। एम आई राइट? यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे गाइस। ओके गाइस, आगे कहानी क्या कह रहा है गाइस, ये आपको कह रहा है कि मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर कि दैट event that the die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail। क्या गिवन किया उसने, गिवन मतलब जो अकर हो चुका हो, क्या अकर हो गया है, उसने कहा जब आपके यहाँ पर क्या गिवन हो चुका है, एट लीस्ट 1 टेल, जब कम से कम एक टेल हो चुका हो, उसके होने पर आपको किसकी प्रोबेबिलिटी गेट करनी है, जब डाई पर सोज हो रहा होगा एक नंबर जो ग्रेटर देन होगा 4 से। गाइज अब समझ में आ गया है आपको किसकी प्रोबेबिलिटी गेट करनी है। तो गाइज आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब आपके पास डाई पर जो नंबर गेट होगा वो ग्रेटर देन 4 गेट होगा, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बट कब, जब एक इवेंट आपको गिवन है, गिवन मतलब जो अकर हो चुका है, वो क्या गिवन क्या है, जब आपके पास एटलीस्ट 1 टेल आपको गेट हो रहा हो। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। तो देखिए समझते हैं, 2 इवेंट बनाते हैं गाइस इसके। फर्स्ट इवेंट आपके पास देखो सैंपल स्पेस क्या क्या बना, पहले इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या है, देखिए यार ये एच है, तो एच के साथ क्या आ सकता है, एच, और एच के साथ क्या आ सकता है, टेल, एच टी हो गया। अब देखो टेल के साथ क्या क्या गेट होगा, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ओके गाइस, यहाँ तक तो समझ में आ गई होंगी आपको बातें। ओके गाइस, तो आपके पास 2 इवेंट है। मैंने कहा पहला इवेंट जो मुझे लेना है वो गेट करना है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन अ डाई। ओके, तो आपको क्या चाहिए, गेटिंग करना है ग्रेटर देन 4 ऑन अ डाई। ठीक है, तो डाई पर यदि 4 से ज़्यादा नंबर चाहिए तो आपके पास क्या क्या, आपके पास इसके पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं। ए के पॉसिबल आउटकम बताइए क्या क्या बन सकते हैं आपके, जब आपको 4 से ज़्यादा नंबर चाहिए डाई पर, 5 भी मिल सकता है आपको, 6 भी मिल सकता है। एम आई राइट? यानी आपको क्या गेट हो सकता है, T5 भी गेट हो सकता है, T6 भी गेट हो सकता है। ओके गाइस, समझ में आ गई होगी, T5 एंड T6। ओके गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बी क्या कह रहा है, मुझे गेटिंग करना है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेल हो सकते हैं, 2 ही तो हो सकते हैं, पर समझेंगे कहानी क्या है। एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल चाहिए, यानी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके पास, सब में इसमें 1 टेल ही है, तो T1 मिलेगा, T2 गेट होगा, T3 गेट होगा, T4 गेट होगा, T5 गेट होगा, T6 गेट होगा और HT गेट होगा आपके पास। ओके गाइस, यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा गाइस, क्या क्या चीज़ चाहिए आपको इसमें, क्या नहीं चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके, इन दोनों में कॉमन कितना है गाइस, ए इंटरसेक्शन बी में बताइए, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। आई होप कॉमन मिल गया होगा T5 एंड T6। गाइज ये आपको बनाना आ गया है आई होप। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप बहुत ईजी तरीके से निकाल लेंगे, पर प्रोबेबिलिटी निकालने का पैटर्न समझेंगे फिर से। मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में समझाया था ना, प्रीवियस एग्जाम्पल में गाइज, मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में एक बात समझाई थी गाइज। वो क्या समझाई थी गाइज, उसको समझते हैं। गाइज देखिए, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए बी की। कैसे निकालेंगे आप बी की प्रोबेबिलिटी गाइज, समझो। देखिए, मुझे बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो बी की प्रोबेबिलिटी गेट करने का प्रोसेस क्या है। पहले मुझे एक बात बताओ, टेल, एक कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हेड मिलता था या टेल, तो टेल कितनी बार आता है कॉइन में, एक बार आता है, तो टेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, 1/2। ठीक है, उसके बाद लिखा 1। एक डाई था, तो एक डाई को जब मैं थ्रोन करता हूँ उसमें 1 कितनी बार मिलता है मुझे, एक टाइम, तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, 1/6।
तो दोनों के आपस में क्या करती है, मल्टीप्लाई। जब दोनों में कोई गैप ही ना हो, कोई कॉमा का साइन नहीं आ रहा हो, ओके गाइस, जब दो इवेंटों के बीच में डिफरेंट जो इवेंट है उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हम लोग वहाँ मान के चलते हैं मल्टीप्लाई। क्या लेके चलेंगे गाइस वहाँ पे, मल्टीप्लाई। यदि कॉमा का साइन मैं यूज़ कर देता तो गाइस वहाँ पे क्या लगा देता फिर मैं, प्लस। बात समझ में आगे नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ये इवेंट एक काउंट कर रहे हैं, यानी पूरा का पूरा ये एक इवेंट, सॉरी एक पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, और इस पूरे एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लें हम लोग। आगे कहानी समझ, तो पूरे एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, एक 1/2 एंड 1/6, इट मीन्स 1/12। तो इस टाइप से इस पूरे की प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। T2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 इंटू 1/6, T3 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/6, एंड प्लस T4 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6 एंड 1/2 इंटू 1/6। तो आई होप गाइज 1 2 3 4 5 6, तो 6/12 गाइज। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी गाइज। 1 2 3 4 5 6 एंड हेड टेल की प्रोबेबिलिटी गाइज। अब हेड टेल था तो इस हेड टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी गाइज आपके पास, सॉरी हेड टेल की प्रोबेबिलिटी, हेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, 1/2। टेल की होने की प्रोबेबिलिटी गाइज 1/2। तो अब आपके पास देखिए 6 तो ये हो गया, तो यानी 6/12 प्लस 1/4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो गया। ओके गाइज, तो यहाँ से फाइनली आपको गेट हो गया 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो एलसीएम आ गया 4, 2 1 ज़ा प्लस 1, तो यानी 3/4। ये बी की प्रोबेबिलिटी गेट हुई गाइस। ओके गाइस, अब मुझे बताना हो गाइस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोसेस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गेट करने का। बताना गाइस क्या आएगा इंटरसेक्शन ए बी का प्रोबेबिलिटी। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एक इवेंट है, ये पूरे के पूरे क्या चले थे, इवेंट चले थे। जब पूरा एक इवेंट है और इन इवेंटों में क्या लिखा है, दो डिफरेंट इवेंट, जब एक पूरा इवेंट है ठीक है उसके अंदर दो डिफरेंट इवेंट आ रहे हो, आपस में क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, तो पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6, कॉमा इट मीन्स प्लस, पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो कैलकुलेट करके आ गया 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, एलसीएम लेके आ गया था 2/12, इट मीन्स 1/6। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो गाइज अब आपको करना क्या है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी गाइज, जब बी अकर हो चुका हो तो बी के अकर होने पर मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी गेट करनी बेटा, ए की गाइज, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों के इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी आई होप आपको गेट है गाइज 1/6, एंड बी की प्रोबेबिलिटी आपको गेट है गाइज कितनी है 3/4। तो यानी इट मीन्स गाइज आपको गेट हो गया 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2/9। तो इस तरह से आपने ए की प्रोबेबिलिटी गेट करी गाइज जब बी इट हैज कर्ड। ओके गाइज, तो इस तरीके से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों को डील करते हैं गाइज। ओके गाइज, तो आपने इसमें बहुत अच्छी से एक सिंपल सा पॉइंट समझा गाइज। ध्यान रखेंगे ज़्यादातर आप लोगों को जो प्रोबेबिलिटी गेट करनी होगी वो गाइज इस पैटर्न से करना, तो इससे काफ़ी इजी आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस की डिमांड कहाँ तक जा रही है। ओके गाइज, पॉइंट समझ में आ रहा होगा। बस ध्यान रखना गाइज, जब आपके पास कॉमा आ जाए तो आप यूज कर देंगे प्लस, और जब गाइज आपको इस तरह से यूज करा मिल रहा हो हेड और टेल, तो वहां पे यूज करेंगे आप प्रोडक्ट। बस ध्यान रखना कॉमा से पहले वाला हमेशा एक एलिमेंट होता है, कॉमा के ये वाले जो कंडीशंस होते हैं वे हमेशा एक एलिमेंट के अंदर काउंट होते हैं, और इसके अंदर चाहे 3 एलिमेंट इस तरह से लिखे हुए आ रहे हों, ठीक है ना, यानी वो पूरा एक ही एलिमेंट काउंट होगा, पूरा क्या काउंट होगा, वो एक ही एलिमेंट काउंट होगा। ठीक है गाइस, तो यानी इन तीनों के बीच में किसकी मल्टीप्लाई होगी, सॉरी इन तीनों के बीच में यदि आपके पास HTH आ गया लिखा हुआ, क्या गाइस लिखा हुआ आ गया, HTH लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब क्या है, HTH या TT आपके पास हो गया। तो गाइस समझिए ये पूरा एक एलिमेंट और ये पूरा एक एलिमेंट, और इस पूरे एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर इसके पूरे एक प्रोबेबिलिटी निकालो। तो निकालने का प्रोसेस आप समझ गए हैं, कैसे निकालते, सेपरेट सेपरेट। कैसे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी इस पूरे की प्रोबेबिलिटी 1/8। अब आगे कहानी समझ में, तो हम लोग गाइस इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। आई होप गाइस ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे।
ओके गाइस, तो ये थे आपके पास कंडीशनल के क्वेश्चंस गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।